हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने डच के आगमन के पहले की कुछ बातें पढ़ी थी और उनके उनके कुछ गतिविधियों के बारे में जाना था और कुछ अन्य बातों के बारे में जाना था, जैसे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई थी और सबसे पहला जो यात्री आया था वो कौन सा था, जो हाउटमैन था। आज हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित कुछ फैक्ट्रियों के बारे में बात करेंगे, कुछ उसके बारे में जानेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई, कहाँ कहाँ की गई, कौन कौन से कारखाने स्थापित किए गए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। भारत में डच फैक्ट्रियों की स्थापना। जब डच भारत में आए तो उन्होंने कारखानों की स्थापना की और हर जगह पे अपना एकाधिकार किया, यानी कि जहाँ जहाँ व्यापारिक स्थल से थे वहाँ पे अपना एकाधिकार किया। तो चलिए देखते हैं, भारत में डच फैक्ट्रियों की जो स्थापना होती है वो कहाँ कहाँ होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डचों द्वारा जो फैक्ट्री स्थापित की गई दोस्तों, वो हुई थी मसूलीपट्टनम में। और कब हुई थी? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में और 1605 ईस्वी में। और ये किसके द्वारा हुई थी? तो मसूलीपट्टनम में जो फैक्ट्री स्थापित हुई दोस्तों, वो हुई डच नौसेना नायक वादेर हेग द्वारा। किसके द्वारा? वादेर हेग द्वारा। आप ये नाम याद रखेंगे। और दूसरी फैक्ट्री जो स्थापित हुई थी वो हुई थी पेतोपोली, यानी कि निजामपट्टनम में। निजामपट्टनम या आप निजामपट्टनम भी बोल सकते हैं। तो पहली फैक्ट्री स्थापित हुई मसूलीपट्टनम में और दूसरी निजामपट्टनम में। ठीक है। अब भारत में डचों द्वारा जो स्थापित अन्य फैक्ट्रियाँ थीं, बस और भी जगह उन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, डचों ने पुलिकट में 1610 ईस्वी में, सूरत में 1616 ईस्वी में और बिमलीपट्टनम में 1641 ईस्वी में। कहाँ कहाँ? पुलिकट 1610 ईस्वी, सूरत 1616 ईस्वी, बिमलीपट्टनम 1641 ईस्वी, कड़िकल 1645 ईस्वी और चिंसूरा 1653 ईस्वी। दोस्तों, ये चिंसूरा बंगाल में है, हुगली के किनारे। कासिम बाजार, पटना और बालासोर नेगापट्टनम में 1658 ईस्वी, यानी कि 1658 ईस्वी में चार जगहों पे फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई थी। कहाँ कहाँ? कासिम बाजार, पटना, बालासोर और नेगापट्टनम। और कोचीन में 1663 ईस्वी में फैक्ट्रियाँ इन्होंने स्थापित की थी। इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि जब आए थे तो जैसे 65 लाख गिल्डर के आरंभिक पूंजी के साथ आए थे, और उसी तरह उन्होंने लगभग भारत में हर क्षेत्र में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने भारत के अतिरिक्त बाह्य समीपवर्ती क्षेत्रों पर भी अपनी कुछ फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी, अधिकार किए थे। उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो वो कहाँ कहाँ? जब बाहर के अतिरिक्त जो बाह्य समीपवर्ती क्षेत्र थे, वहाँ डचों ने कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ स्थापित की, वो देखिए। अम्बुयना में 1605 ईस्वी में, मसाला द्वीप में 1619 ईस्वी में और श्रीलंका में 1658 ईस्वी में और मलक्का में 1641 ईस्वी में। आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ये जितनी भी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी डचों ने, वो पुर्तगालियों को हराकर की थी, क्योंकि उन्हें पुर्तगालियों से प्रतिद्वंद्विता थी। और जैसे जैसे डचों की फैक्ट्रियाँ स्थापित होती गई, वैसे वैसे भारत में पुर्तगालियों की स्थिति कमज़ोर होती चली गई थी। और एक बात और आपको जानना ज़रूरी है कि पुलिकट में दोस्तों जो डच का कारखाना था, उसे गेल्ड्रिया का किला या आप इसे गेल्ड्रिया का दुर्ग भी कह सकते हैं। और चिंसूरा जो हुगली में है, उसे गुस्ताबुस फोर्ट कहा जाता था, यानी कि गुस्ताबुस का किला कहा जाता था। और एक और बात कि ये जो गेल्ड्रिया का जो किला था दोस्तों, वो किला
डचों का दुर्गीकृत था। बाकी जहाँ भी इन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित की या जो किले स्थापित किए, दुर्ग स्थापित किए, वो अदुर्गीकृत थी, वो दुर्गीकृत नहीं थी। इससे क्या पता चलता है आपको? इससे ये पता चलता है कि उनका जो उद्देश्य था वो बस व्यापार करना था, व्यापार पे एकाधिकार करना था, न कि भारत पे या अन्य क्षेत्रों पे एकाधिकार करना था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि डच का मुख्यालय कहाँ था। तो फ्रेंड्स, ये डचों का मुख्यालय जो था वो कहाँ था? पुलिकट में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था, पुलिकट में। और यहीं पे जहाँ इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया, इन्होंने यहीं पे स्वर्ण के सिक्के का प्रचलन करवाया था, जिसका नाम था पैगोडा। आप इस नाम को याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पैगोडा का प्रचलन किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ने करवाया था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे आपको आंसर देना है डचों ने। और कहाँ करवाया था? तो पुलिकट में करवाया था। और दोस्तों, बहुत सारी इन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित की, लेकिन बंगाल में चिंसूरा में भी की थी, ऐसा आपने पीछे देखा। लेकिन बंगाल में जो पहली फैक्ट्री थी उनकी स्थापित हुई थी बंगाल में के पिपली में। कहाँ? बंगाल के पिपली में स्थापित हुई थी। और लेकिन जब यह फैक्ट्री जब स्थापित हुई पिपली में, लेकिन यहाँ से बहुत जल्दी ही इसे बालासोर स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ स्थानांतरित कर दिया? बालासोर में। तो पहली फैक्ट्री बंगाल के तो पिपली में ही स्थापित हुई, लेकिन इसे तुरंत ही बालासोर स्थानांतरित कर दिया गया था। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि आखिर डचों ने इतनी ज़्यादा अपनी व्यापारिक शक्ति को बढ़ा कैसे लिया, इतना ज़्यादा उनका एकाधिकार अचानक से होने कैसे लगा? जगह जगह उन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित की, हर व्यापारिक क्षेत्र पे उनका अधिकार होता चला गया। तो डचों की मदद कुछ स्थानीय शासकों ने की थी फ्रेंड्स, कुछ स्थानीय शासकों ने उनकी मदद की, और उन स्थानीय शासकों के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। गोलकुंडा के सुल्तान थे। कहाँ के? गोलकुंडा के सुल्तान ने क्या किया कि मदुरै और तंजौर में कम शुल्क पर व्यापार करने की डचों को छूट दे दी, क्योंकि उनका डचों का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ही व्यापार करना। इसलिए क्या किया कि गोलकुंडा के सुल्तान ने कहा जिंजी, मदुरै और तंजौर में कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दे दी। उसके बाद क्या, इतना ही नहीं, उसके बाद क्या होता है कि कोचिन में मुट्टा शासक थे, मुट्टा वंश का शासन चल रहा था। उन मुट्टा शासकों ने क्या किया कि पूराकड़ और क्रांगनूर के मध्य भाग में काली मिर्च के व्यापार पर एकाधिकार की छूट दे दी। अब एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि इन्होंने क्या किया, डचों को ये फरमान दिया कि काली मिर्च का जो व्यापार है उस पे बस उसके साथ बस आप ही व्यापार कर सकते हैं, और दूसरी कोई भी कंपनियां यहाँ व्यापार नहीं करेंगी। इसके अलावा उत्तरी तथा दक्षिणी कोरोमंडल में चुंगी में रियायत, यानी कि जो कर उन्हें देना पड़ता था उसमें कुछ इन्हें रियायत दी गई, और वस्त्र जो व्यापार था उसे मुहर शुल्क से मुक्त कर दिया। यानी कि कुछ चुंगी में भी रियायत दी गई और वस्त्र व्यापार में मुहर शुल्क से डचों को मुक्त कर दिया गया, यानी कि उन्हें वस्त्र का व्यापार करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था। इस तरह कुछ व्यापारिक क्षेत्रों पर एकाधिकार करके उसके बाद भारत के स्थानीय शासकों की मदद से डचों ने भारत में और उसके कुछ समीपवर्ती इलाकों में, तटीय इलाकों में अपने पांव जमा लिए। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं डच व्यापार के बारे में। अब हम लोग कुछ डच व्यापार के बारे में जानते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी वस्तुओं का व्यापार किया। तो आरंभ में जो डच थे फ्रेंड्स, वो मुख्यतः काली मिर्च का व्यापार करते थे। क्या चीज़ का? काली मिर्च का व्यापार करते थे। और जो काली मिर्च थी वो मुख्यतः इंडोनेशिया में मिलती थी। कहाँ मिलती थी? इंडोनेशिया में। अतः डचों का वह मुख्य केंद्र बन गया, यानी कि काली मिर्च का जो मुख्य केंद्र था वो इंडोनेशिया था, और जो डच थे वो काली मिर्च का ही मुख्यतः व्यापार करते थे, इसलिए उनका मुख्य केंद्र इंडोनेशिया बन गया। बाद में पहले तो काली मिर्च का ही व्यापार किया, बाद में इन्होंने क्या किया कि कोरोमंडल तट से दक्षिण पूर्व क्षेत्र में
उन्होंने भारतीय वस्त्रों का व्यापार करना शुरू कर दिया। कि जब उन्हें पता चला कि भारतीय वस्त्र भी बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि भारतीय वस्त्रों का भी व्यापार करना शुरू कर दिया। और कहाँ से? कोरोमंडल तट से दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। और इसी क्रम में उन्होंने मद्रास के दक्षिण में एक द्रास पट्टम की स्थापना की। किस नाम आप लोग याद रखेंगे कि द्रास पट्टम की स्थापना किसने की थी? तो ये डचों ने की थी फ्रेंड्स। और ये क्यों प्रसिद्ध था? तो ये विशेष वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था। ये एक विशेष वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, एशियाई व्यापार में जो पुर्तगालियों की सर्वोच्चता थी उसे तोड़ने के लिए डचों ने क्या किया था कि पुर्तगाली जहाज़ों पर भी आक्रमण किए और उनके स्थलीय अड्डों पर भी आक्रमण किए थे। और वे इसके अतिरिक्त क्या करते थे? जब वो आक्रमण करते थे तो लगातार डचों की जीत होती जा रही थी और ऐसा करके उन्होंने पुर्तगालियों की सर्वोच्चता को तोड़ दिया। उसके आगे मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात, सोने के निर्यात व्यापार को उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। और अफीम, रेशम और सूती वस्त्र का व्यापार वे कहाँ करते थे? तो जावा और चीन के साथ करते थे। कहाँ? अफीम, रेशम और सूती वस्त्र का व्यापार जावा और चीन के साथ करते थे। और एक और बात बहुत ज़्यादा डचों के बारे में प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, और वो ये है कि गोलकुंडा के एक गांव के निवासी जब लगान नहीं चुका सके थे, तब डचों ने उनकी लगान की जो रकम थी वो चुकाकर उसके बदले उनसे सेवाएं प्राप्त की थी। यानी कि जो डच थे वो, ऐसा पता चलता है इस कथन से कि वो दिल के उतने बुरे नहीं थे। उनका बस जो उद्देश्य था वो व्यापार पे एकाधिकारी करना था। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि 1650 के दशक में फ्रेंड्स उन्होंने कासिम बाजार में रेशम की चकड़ी का उद्योग भी स्थापित किया। क्या किया? रेशम की चकड़ी का उद्योग जो था वो कब स्थापित किया? तो वो किया 1650 के दशक में। और कहाँ? कासिम बाजार में। अब चूंकि डचों ने पुर्तगालियों को सारी जगह से हराकर उनकी सर्वोच्चता को तोड़कर अधिकार कर लिया था। और फ्रेंड्स उसी समय भारत में अंग्रेज़ों की भी एंट्री हो चुकी थी, अंग्रेज़ों का भी प्रवेश हो चुका था। पहले तो डचों के अंग्रेज़ के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद के समय में जब व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जब व्यापार की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो इनके संबंध खराब हो जाते हैं। और जैसे जैसे जिन जिन स्थानों से डचों ने पुर्तगालियों को हराया था, अब अंग्रेज़ क्या करते हैं कि युद्ध करके चाहे जैसे भी वो डचों की सर्वोच्चता तोड़ने की कोशिश करते हैं। और इसी क्रम में होता है डच अंग्रेज संघर्ष। और अब हम लोग आगे देखेंगे डच अंग्रेज संघर्ष के बारे में। देखिए हुआ क्या था कि 17वीं सदी में डचों द्वारा पुर्तगाल के प्रभाव को समाप्त कर पूरब के मसाले पर अधिकार कर लेना, गोवा मालाबार के कारखाने पर भी, श्रीलंका के साथ दाल चीनी के व्यापार पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। और फिर 1641 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार, 1655-56 में कोलंबो पर अधिकार कर लिया। यानी कि आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पुर्तगालियों की बस्ती थी, जहाँ जहाँ उन्होंने व्यापारिक एकाधिकार बना कर रखा था, डचों ने बार बार प्रहार करके उन सब जगहों को, उन सब स्थानों को अपने अधिकार में कर लिया था। और इस तरह एक व्यापारिक सर्वोच्चता जो होती है वो स्थापित किया था। इसके अलावा दोस्तों हमें ये जानना जरूरी है कि डच जो थे कौन सी वस्तु का व्यापार कहाँ से करते थे, कौन सी वस्तु का उत्पादन उन्होंने कहाँ ज़्यादा किया था। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। यमुना घाटी और मध्य भारत में जो है वो नील का व्यापार करते थे ये लोग। कहाँ? यमुना घाटी और मध्य भारत में नील का व्यापार। और कपड़ा एवं सिल्क का जो व्यापार था वो बंगाल तथा गुजरात से ये लोग ज़्यादा करते थे। नील का व्यापार यमुना घाटी और मध्य भारत से, कपड़ा एवं सिल्क का व्यापार बंगाल एवं गुजरात से। और साल्ट पीटर जिसे सोडा कहा जाता है फ्रेंड्स, मैंने आपको पीछे भी बताया कि सोडा का जो निर्यात है इसे इन्होंने, डचों ने इसमें वृद्धि की थी, प्रोत्साहन दिया था सोडा के व्यापार को। तो ये साल्ट पीटर का जो ये व्यापार था, सोडा का व्यापार था, वो कहाँ इन्होंने उत्पादन किया, कहाँ उत्पादन होता था ये? तो ये होता था बिहार में।
ऐसा कभी क्वेश्चन भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि सोडा का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो कहाँ किया गया है, तो वो बिहार में। और कभी कभी आपको जब क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछे जाएंगे बच्चों, तो ये पूछा जाएगा कि साल्ट पीटर का उत्पादन, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है, आप दोनों को नामों को ध्यान में रखेंगे। और अफीम तथा चावल का जो उत्पादन था वो गंगा घाटी में होता था, और इस पर भी डचों ने अपना एकाधिकार जमाए हुए था। अब इसी क्रम में जब इन सब जगहों पे जब अंग्रेज़ों ने देखा कि सारे जगहों पे तो डचों का ही अधिकार है, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि डचों के साथ संघर्ष करने शुरू कर दिए, युद्ध करने शुरू कर दिए, ताकि उन सब जगहों पर वो अधिकार कर सके। और इस तरह शुरू होता है डच अंग्रेज संघर्ष। अब डच अंग्रेज संघर्ष में वो कौन कौन से युद्ध हैं जिसमें डचों की पराजय होती है, आइए हम देखते हैं। पहले तो क्या हुआ था कि यूरोप में तीन युद्ध हुए थे डच और अंग्रेज के बीच में। 3 आंग्ल डच युद्ध होते हैं यूरोप में डच और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं। और फिर भारत में जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था बेदरा का युद्ध, जो बंगाल में ही है। चिंसूरा जो मैंने आपको बताया ना, ये चिंसूरा के निकट ही है बेदरा का युद्ध, इसलिए कभी कभी चिंसूरा का युद्ध भी पूछा जाता है। ये इसलिए आप लोग दोनों जो पॉइंट है उसे याद रखेंगे। बेदरा का युद्ध होता है फ्रेंड्स 1759 ईस्वी में, जहाँ अंग्रेजों की विजय होती है। और जो अंग्रेज हैं उन्होंने क्या किया कि डचों को इस युद्ध के बाद, यानी कि बेदरा के युद्ध के बाद, डचों को निर्णायक रूप से भारत से बाहर खदेड़ दिया। और फिर डचों का जो व्यापार था वो दक्षिण पूर्व एशिया तक ही सिमट कर रह जाता है। कहाँ? बेदरा के युद्ध के बाद डच शक्ति बिखर गई और डचों का अधिकार पूर्व एशिया के द्वीपों तक ही सिमट कर रह गया। अब आती है बात डचों के पतन की। एक तो वैसे ही 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने डचों को हराकर उनका जो काम है वो भारत में तमाम कर दिया था, उन्हें पूरी तरह से हरा दिया था। लेकिन डचों का पतन हुआ क्यों और वे क्यों अंग्रेजों से हार गए, इसके बारे में अब हम आगे जानते हैं। डच शक्ति जो थी अंग्रेजी शक्ति का सामना नहीं कर सकी। अब इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? तो इसका मतलब है कि जब डचों ने पुर्तगालियों के विरुद्ध इतने युद्ध किए थे व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए, कि डचों की जो स्थिति थी, मतलब युद्ध करने की जो स्थिति थी, वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई थी। और जब अंग्रेज आए तो उनकी स्थिति जो थी वो बहुत सुदृढ़ थी, वो बहुत मजबूत थे। इसलिए जब उन्होंने डचों पर आक्रमण शुरू किए तो जो डच शक्तियाँ थीं वो अंग्रेजी शक्ति का सामना नहीं कर सकी। दूसरा कारण ये था कि डच कंपनी जो थी फ्रेंड्स वो एक सरकारी कंपनी थी और उस पर सरकार का नियंत्रण अधिक था, यानी कि वो डच कंपनी वो स्वतंत्र नहीं थी। और डच अधिकारियों का भी वेतन कम था। तो जब वेतन कम रहता था तो जो उनके अधिकारी थे उनका जो मुख्य उद्देश्य रहता था बस व्यापार पे रहता था, व्यापार से लाभ कमाना, ना कि जो अपने जो कंडीशन है देश की उसे सुदृढ़ करना, ना कि अपने देश का जो कंडीशन है उसे सुदृढ़ करना। और इस तरह वेतन कम होने की वजह से जो डच अधिकारी थे उन्होंने ज़्यादा जो ध्यान है बस व्यापार में लाभ कमाने पर दिया था। और एक और मुख्य कारण था, जो डच बहुत समय तक दोस्तों पराधीन रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, पराधीन रहने के समय उनके पास संसाधनों की कमी थी, यानी कि जब वो पराधीन थे तो वो उतने संसाधन विकसित नहीं कर सके जितने कि अंग्रेज़ों ने स्वतंत्र रहते हुए संसाधन विकसित किए थे। तो यहाँ पे भी अंग्रेज़ों ने उन्हें मात दे दी। उसके बाद जो डचों का ध्यान था वो भारत की तरफ कम होकर दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ ज़्यादा था। इससे भी अंग्रेज़ों को आसानी हुई डचों का सर्वोच्चाधिकार तोड़ने में, डचों की सर्वोच्चता तोड़ने में। और जो युद्ध हुए थे फ्रेंड्स, जो यूरोप में डच और आंग्ल युद्ध हुए थे उसमें एक तो डचों की पराजय हुई थी और भारत में भी बेदरा के युद्ध में डचों की पराजय होती है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि समुद्र की जो शक्ति थी, जो डचों की मुख्य शक्ति थी, उस पर भी क्या किया कि अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया। इस तरह यूरोप में तथा समुद्र पर अपनी शक्ति खो देने के बाद
कोई भी शक्ति पूर्व में अपनी प्रमुखता नहीं बनाए रख सकती थी और ऐसा ही डचों के साथ हुआ और इस तरह से इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेज़ों ने डचों की जो व्यापारिक सर्वोच्चता थी उसे तोड़ा और भारत के व्यापार पर और दक्षिण पूर्व एशिया का जो व्यापार था उस पर अधिकार कर लिया। इस तरह फ्रेंड्स डचों के पतन के साथ डचों की कहानी होती है यहीं पे ख़त्म और हम अगले क्लासेस में अगले वीडियोज़ में हम लोग अंग्रेज़ों के आगमन तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।